Hello students, welcome back in this channel. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 5 इंडियाज फॉरेन ट्रेड हम पढ़ रहे हैं और आज हम इसमें पढ़ेंगे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी और इसके गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब है इनसाइड ऑफ द कंट्री, यानी कि जो हमारी देश के अंदर ट्रेड स्ट्रेटजी, हमारे देश के अंदर ही व्यापार करने की जो स्ट्रेटजी है उसे कहा जाता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। अब जब हम अपने देश के अंदर ही व्यापार करेंगे तो इट मीन्स कि हम विदेशी व्यापार को बंद कर देंगे, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तो अब अगर हम इंपोर्ट को कम करेंगे तो इसका मतलब है इंपोर्ट, जो हम इंपोर्ट करते हैं उन चीज़ों को हम अपने देश में बनाएंगे। तो इसी को कहा जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। इसी का दूसरा नाम है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेम उसी तरह की चीज़ को दूसरी चीज़ बना देना जो कि वही काम करे, वो सब्स्टिट्यूशन होता है। सपोज ये पेन है, इसी तरह का दूसरा पेन हम बना दें तो इसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो भी यही काम करेगा। तो इस तरह से जो इंपोर्ट करते हैं उन वैसी चीज़ें अपने देश में बनाना, जो विदेशों से इंपोर्ट करते हैं उसके बजाय अपने देश में बनाना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। तो अब इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी मीन्स द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो क्या है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब है कि एक ऐसी पॉलिसी पर विश्वास करना जो क्या हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर आधारित हो, यानी कि इंपोर्ट जो हम इंपोर्ट करते हैं उन चीज़ों को बनाने पर आधारित हो, उन चीज़ों को बनाए हम एक ऐसी पॉलिसी हमारे देश में प्रोडक्शन की एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें हम विदेशी इंपोर्ट ना करें विदेशों से चीज़ों को, उन्हें अपने देश में बनाएं और जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो हमारी घरेलू इंडस्ट्री है, उसका प्रोटेक्शन हो सके। किससे? विदेशी चीज़ों से, जो वस्तुओं से जो हम वहाँ से मंगाते हैं उनसे हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसका प्रोटेक्शन हो सके। प्रोटेक्शन का मतलब कैसे है कि जब हम इंपोर्ट करेंगे चीज़ों को तो लोग उन्हें खरीद सकते हैं, वो चीज़ें उन्हें अच्छी लग सकती हैं, तो फिर हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो नहीं सेल होगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए तो अगर हम विदेशों से चीज़ें मंगाएंगे ही नहीं, इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो इट मीन्स कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसी की चीज़ें बिकेंगी। तो इसलिए उसे प्रोटेक्शन कहा गया कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के द्वारा किया जाएगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशन जब हमारे इंडस्ट्रियल रूल्स एंड रेगुलेशन 1956 में बने थे तो तब ये निर्धारित किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि गवर्नमेंट ने ये क्या सोच करके ये पॉलिसी चलाई थी। ये 1990 तक चली, 1950 से लेके 1990 तक का बहुत लंबा टाइम इसमें चला। तो ये क्यों चलाई गई थी, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इम्प्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच द इकोनॉमी इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सेव द फॉरेन एक्सचेंज। पहली बात, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऐसी वस्तुओं का होना चाहिए जो कि हम विदेशों से मंगाते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मंगाते हैं, उनका हमारे देश में प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे कि हम फॉरेन एक्सचेंज को बचा सकें। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी को बचा सकें। फॉरेन करेंसी कैसे बचेगी? जो हम इंपोर्ट करने में, जब विदेशों से हम इंपोर्ट करेंगे किसी चीज़ को, हमें पेमेंट उसका करना पड़ेगा, पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी के रूप में करना पड़ेगा। तो अगर हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो वो फॉरेन करेंसी हमें बच जाएगी। तो इस तरह से पहला उद्देश्य इसका ये था कि हम अपने यहाँ अपनी कंट्री में ऐसी वस्तुओं का प्रोडक्शन करें जो हम इंपोर्ट करते हैं और उससे हमारी फॉरेन करेंसी सेव हो जाएगी। दूसरा, जो सेव की हुई फॉरेन करेंसी है, सेव्ड फॉरेन करेंसी टू बी यूटिलाइज्ड ऑफ डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स
plant and machinery which is essential for growth and we cannot be produced domestically. अब जो सेव करी हुई जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के द्वारा सेव कर ली फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी, उसको हम कहाँ यूज करें? उसको हम डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स में यूज करें। कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट जरूर करनी पड़ती थी, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी कंट्री में नहीं बन पाती थी, डोमेस्टिकली हम उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, लैक ऑफ कैपिटल कह सकते हैं आप, पूंजी की कमी से या किसी और वजह से हम अपने यहाँ या रॉ मटेरियल नहीं था उसका या जो भी है, इस वजह से हम उसे अपने यहाँ प्रोडक्शन उसका नहीं कर पाते थे। तो उन चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए वो सेव करी हुई फॉरेन करेंसी को हम यूज करें, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य था। तीसरा, बाय एडॉप्टिंग इट द गवर्नमेंट प्रिफर्ड टू इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन rather than maximize the generation of foreign exchange through export promotion. अब इस पॉलिसी को यानी कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करके गवर्नमेंट का ये इस बात को प्राथमिकता देना चाहती थी कि हम जो है जो एक्सपोर्ट को प्रमोशन ज़्यादा ना करें, एक्सपोर्ट का प्रमोशन ज़्यादा ना करें, जिससे कि इनकम जनरेट होती है, करेंसी जनरेट होती है, फॉरेन करेंसी। देखो, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ों को तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, बल्कि क्या करें, रादर देन, बल्कि हम क्या करें कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम जो हमारे पास फॉरेन करेंसी है उसका इकोनोमाइज यूज करें, उसको कम से कम उसका यूज करें, उसे हम बचाएं। यानी कि हम एक्सपोर्ट के द्वारा फॉरेन करेंसी को बढ़ाने के बजाय हम फॉरेन करेंसी का कम यूज करें, इनवर्ड इसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके, तो जिससे कि फॉरेन करेंसी कम यूज हो, हम उस पर ज्यादा जोर दें, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य था। और फोर्थ पॉइंट है, गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। और गवर्नमेंट का यह भी उद्देश्य था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो उस टाइम बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। जब 1951 के बाद जब प्लानिंग स्टार्ट हुई तो उस टाइम हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी हमारी कंट्री की, जिससे कि हम प्रोडक्शन जो है अपना प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल का कर सकें। तो इसलिए गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि अगर हम प्रोडक्शन करें भी और उसे हम विदेशों में सेल भी करें, एक्सपोर्ट भी करें, तो एक्सपोर्ट हमारे कम होंगे क्योंकि हम क्वालिटी बढ़िया नहीं दे पाएंगे। तो इससे, और जो हम इंपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि लोग इंपोर्टेड चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और बेकार हो जाएगी। तो उससे इंटरनेशनल कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा। तो उस इंटरनेशनल कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, यानी कि प्रोटेक्शन करने के लिए, उस इंटरनेशनल कंपटीशन से प्रोटेक्शन करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री का, तो ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी चलाई गई। तो ये समझ में आ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट पढ़ते हैं। अब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के गुड इम्पैक्ट पढ़ते हैं। अब गुड इम्पैक्ट में क्या है? फर्स्ट है हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या है? इसके कुछ अच्छे प्रभाव क्या आए हमारे सामने जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी अपनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा हुई, पहले की अपेक्षा इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा हुई। किसके साथ? संरचनात्मक बदलाव के साथ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल, क्योंकि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बदल गया। जो पुराने पैटर्न पे काम कर रही थी, कुछ नए पैटर्न पर इंडस्ट्री काम करने लगी।
अब इसमें डिस्पाइट ग्रीन रेवोल्यूशन के बावजूद, जो मिड 60 से मिड 70 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई थी, उतनी क्रॉप प्रोडक्शन यानी फार्मिंग प्रोडक्ट ज़्यादा होने के बावजूद भी द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो ज़्यादा रहा, बढ़ा। इंक्रीज्ड फ्रॉम नियरली 12% इन 1951, जो कि केवल 12% था 51 में, और जो 1991 तक 25% जीडीपी इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिलने लगा। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के होने के बावजूद, यानी कि फार्मिंग जो प्रोडक्शन में, फार्म प्रोडक्शन में एक बहुत तेजी आने के बाद भी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, इंडस्ट्रियल चीज़ों का जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो परसेंटेज रहा जीडीपी में वो 12% से 25% हो गया 51 से 91 तक। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का डाइवर्सिफिकेशन कहने का मतलब है कि जो इंडस्ट्री है उसमें जो ट्रेडिशनल चीज़ें पहले से बन रही थी वो अब चेंज आ गया। उसमें डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बदलाव आना, उसमें चेंज आ गया, कुछ नई चीज़ें जो नई डिमांड के अनुसार नई चीज़ें बनने लगी। तो नाउ मॉडर्न इंडस्ट्री वाज नॉट कन्फाइंड टू टेक्सटाइल एंड जूट। जो नई इंडस्ट्री बनी इसमें जो गवर्नमेंट ने आईपीआर 1956 के बाद जो इंडस्ट्रियल रूल्स रेगुलेशन बदले, उसमें जो नए जो मॉडर्न इंडस्ट्री में जो भी बनी उसमें क्या था, वो कहाँ तक सीमित नहीं रही, टेक्सटाइल और जूट तक ही सीमित नहीं रही। नॉट कन्फाइंड टू टेक्सटाइल एंड जूट, केवल टेक्सटाइल एंड जूट तक ही, क्योंकि उससे पहले तो वही काम होता था कि टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी वो थी, उसमें जूट और ये सब काम होता था, तो वहाँ तक ही सीमित नहीं रही। इट स्टार्टेड डाइवर्सिफिकेशन एज, इसने कुछ बदलाव शुरू कर दिए, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स में एक वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स और इंजीनियरिंग गुड्स बनाने शुरू कर दिए, जिससे लोगों की जो दूसरों पर आश्रित थे बाहर विदेशों पर, वो चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ने लगी, वो अपने यहाँ बनने लगे सारी चीज़ें। दूसरा, ग्रोथ ऑफ सनराइज इंडस्ट्री। एक सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को। उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री उभर के सामने आ रही थी, इसलिए उसे सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता था। वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करने लगी, तो उसमें ग्रोथ होने लगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। और तीसरा है ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले विदेशों पर निर्भर थी, हमारे देश में नहीं बन पाती थी ये ऑटोमोबाइल्स, तो वो भी अपने देश में, अपने यूज के लिए अपने देश में बनने लगे। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया, यानी कि ये पहले ट्रेडिशनल से वो कुछ मॉडर्न में चेंज आ गया। और तीसरा है अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इससे क्या है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी चलाने के बाद तो इन्वेस्टमेंट में जो है वो ज़्यादा ग्रोथ हो गई, यानी कि और नए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलने लगी इन्वेस्टमेंट की। प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो प्रोटेक्शन का जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, तो ओपनड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हु डिड नॉट हैव मच कैपिटल। उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल गई, अवसर मिल गए, किसके, इन्वेस्टमेंट के, अपना इन्वेस्टमेंट करने के, नई जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाने के, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल गई। जिनके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा पूंजी नहीं थी, उनको नए अवसर प्राप्त हो गए। तो ये इसके गुड इम्पैक्ट रहे इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटजी के। अब उसके बाद बैड इम्पैक्ट और पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। चलिए अब बैड इम्पैक्ट्स देखते हैं इसके, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के बैड इम्पैक्ट्स। इसमें फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। बैड इम्पैक्ट में पहला जो बैड इम्पैक्ट है वो है
जो पब्लिक मोनोपोलीज थी वो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी। इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज का मतलब है कि गवर्नमेंट काम कर तो पा नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसका अपना एक अधिकार था, अपनी मोनोपोली थी। करना गवर्नमेंट ही चाहती थी और काम हो नहीं पा रहा था। तो ये एक बैड इम्पैक्ट है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि 1990 तक, जब से देश आज़ाद हुआ तब से 1990 तक जो टेलीकम्युनिकेशन था, टेलीफोन था, उस पर टेलीफोन कंपनी पर पूरा अधिकार गवर्नमेंट का था। आज के टाइम में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं और एक पब्लिक भी है, जैसे गवर्नमेंट की भी है जो BSNL है। आप समझ ही सकते हैं दोनों का अंतर। तो लेकिन उस टाइम तक क्या था कि सारी मतलब जो भी था कम्युनिकेशन का, वो सारा सिस्टम गवर्नमेंट के पास था। तो उस टाइम क्या होता था कि अगर हमें एक टेलीफोन नंबर भी एक लेना है गवर्नमेंट से, यानी टेलीफोन लेना है, तो उसके लिए कम से कम 2 साल का वेट करना पड़ता था। इतनी कंडीशन खराब थी कि एक टेलीफोन लगने में 2 साल लगते थे। जबकि आज की कंडीशन देखिए कि अगर आपको कनेक्शन लेना है तो हाथों हाथ मिल जाता है, तुरंत रिटर्न SMS आ जाता है कि तुरंत की आप स्टार्ट कीजिए। सीधे एक बार आपने कनेक्शन लिया, नंबर एंटर किया और उसके बाद तुरंत SMS आ जाता है कि आप बात कर सकते हैं। तो आज की कंडीशन ये है। तो ये क्यों था? क्योंकि ये इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोली थी गवर्नमेंट सेक्टर की। दूसरा, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अगर कंपटीशन कम होगा तो मॉडर्नाइजेशन भी कम होगा। ये तो आप भी समझ सकते हैं, ये सभी जानते हैं कि जहाँ कंपटीशन नहीं होगा वहाँ पर जो है प्रोग्रेस नहीं होती है। तो वही कंडीशन इंडिया की थी। इंडिया को कंपटीशन से प्रोटेक्शन तो कर दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या था कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो बिल्कुल पुराने तरीके से ही हो रहा था, उसमें कोई नया चेंज नहीं आ रहा था। उसका एग्जांपल है कि जैसे फिएट और एम्बेसडर कार 1990 तक की बात करते हैं तो इंडिया की जो सड़कों पर केवल 2 तरह की कारें दिखाई देती थी, फिएट और एम्बेसडर कार। कंटिन्यू वही चलती थी। उनके मालिक जो भी होते थे कार को लेते थे, वो अपना एक प्राइड समझते थे, बहुत अच्छा उन्हें महसूस होता था कि उनके पास कार है। लेकिन क्या था कि उसमें कोई कंपनी की तरफ से कोई चेंज नहीं आता था, उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता था। जैसी शुरू में थी वैसी ही चल रही थी। लेकिन जब ये पॉलिसी खत्म हुई, आफ्टर द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वर विड्रॉन, जब ये पॉलिसी खत्म हुई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई, तो बहुत सारे लोगों ने इन कार्स को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि बहुत सारी और नए तरीके की कार मार्केट में आ गई। लोगों ने देखा कि ये तो बहुत अच्छी हैं इनसे, तो उन्होंने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स कि वो इसलिए चला रहे थे कि उनके पास किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन भी ज़रूरी होता है समय समय के साथ, लेकिन वहाँ पर जब कंपटीशन नहीं होगा तो मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा। तीसरा है इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज थे, गवर्नमेंट के इंटरप्राइजेज थे, गवर्नमेंट की कंपनियां थी या गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज थी, वहाँ इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड हो रहा था उनका, बेतरतीब तरीके से, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा था, बेतरतीब तरीके से फैल रही थी वो कंपनियां। कैसे? इसके 2 पॉइंट्स लिखे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट एंड इरेशनल यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। जो पब्लिक रिसोर्सेज था उनका सही तरीके से, इरेशनल का मतलब होता है कि गलत तरीके से, सही रेशियो में नहीं यूज हो रहा था, और इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से हो रहा था, बेतरतीब तरीके से हो रहा था। और दूसरा है सॉलोइंग अप अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अब इसको जो पहला है, ये इनडिस्क्रिमिनेट क्यों हो रहा था? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर था, जो गवर्नमेंट सेक्टर था, वो बड़ी बड़ी कंपनियां या ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट, जो बड़े प्रोजेक्ट थे, उन्हें तो वो खुद लगाती थी गवर्नमेंट, लेकिन जो छोटे छोटे चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ों का प्रोडक्शन था, उसे नहीं करती थी। जैसे ब्रेड एंड बटर या कुछ और एग्जाम्पल समझ लीजिए।
इन चीज़ों का प्रोडक्शन वो नहीं करती थी। तब गवर्नमेंट ने जब अपने हाथ में सारे सेक्टर ले रखा था तो इन चीज़ों का प्रोडक्शन कौन करेगा। तो इस तरह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सही नहीं था। दूसरा क्या था, सॉलोइंग अप अपॉर्चुनिटी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी थी उसे वो सारी ख़त्म हो गई थी। उन्हें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो सारे निगल गई थी। सॉलोइंग अप का मतलब है उसे समाप्त कर दिया था गवर्नमेंट ने। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइजेज। जो आर्थिक रूप से अलाभकारी यानी कि जिनसे फ़ायदा नहीं हो रहा था, अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइजेज, उन्हें भी गवर्नमेंट को चलाना पड़ रहा था। एक पॉलिटिकल कंपल्सन बन गया था उनके लिए, एक राजनीतिक मजबूरी बन गई थी उन्हें चलाना पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था? क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे थे। अगर उन्हें पब्लिक का प्रेशर था और राजनीति के बहुत सारे पब्लिक से जुड़े हुए लोगों का प्रेशर था, जिससे कि घाटा होने के बाद भी जो एंटरप्राइजेज घाटे में जा रहे थे, वो घाटा होने के बाद भी उन्हें चलाना पड़ रहा था, जिससे हमारी इकोनॉमी डूबती जा रही थी। तो ये सारे इसके बैड इम्पैक्ट्स हो गए। और अब आज ये चैप्टर एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसके नोट्स बना लें और इसे ध्यान से पढ़ते रहें। और किसी बच्चे ने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे आपके और हमारे पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।